नमस्कार, मैं हूं सुमित झा। आप देख रहे हैं बड़ी बहस। जिन्हें मोहब्बत के फलसफे की समझ है वो इन दिनों इस बात से खफा रहते हैं कि मोहब्बत अब तिजारत हो गई है और तिजारत ही मोहब्बत बन गई है। दरअसल लोग ये भी कहते हैं कि सियासत में भी आलम कुछ ऐसा ही है। यहाँ जब अदावत का सिलसिला चल निकलता है तो प्रेम में अमरता का तत्व गौण हो जाता है। यूं भी सियासत इसके लिए अपनी पहचान बखूबी बनाई हुई है। चुनाव के दौरान तो यही पहचान हैरानी का सबब भी बन जाती है, क्योंकि सियासत में कोई चिंगारी भड़कती है तो मोहब्बत अदावत की भी मिसाल बन जाती है। आज बड़ी बहस में एक भड़की हुई चिंगारी की वजह तलाशेंगे और हकीकत से आपका सामना भी करवाएंगे। एक दो दिनों में बिहार में चुनाव की तारीखों की घोषणा हो सकती है। तमाम दलों ने अपने अपने तरीके से कमर कस ली है, लेकिन दोनों खेमे यानी एनडीए और महागठबंधन की गांठ वक्त के साथ ढीली पड़ती दिख रही है। दो तस्वीरें आपको हम दिखाने जा रहे हैं, अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर उस सियासी रुख का है जिसका अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल हो रहा है। कल तक गलबहियां करने वाले नेता आज एक दूसरे के खिलाफ आग उगल रहे हैं। आजमगढ़ की सभा में मुलायम सिंह यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा कि जेडीयू में भगदड़ मची है। मुलायम सिंह यादव ने नीतीश कुमार के सेकुलर सिद्धांतों पर भी प्रहार किया। तो दूसरी तस्वीर मांझी की, जिनकी जुबान इस बार विरोधी नहीं बल्कि अपने खेमे की पार्टी एलजेपी को लेकर तल्ख हुई है। मांझी ने रामविलास के जनाधार को ही खारिज कर दिया, साथ ही रामविलास पासवान को सियासत की गणित भी समझाई है। हालांकि मांझी के बयान पर अभी तक एलजेपी ने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी है। आज बड़ी बहस में ये दोनों तस्वीरें बहस के दायरे में। सबसे पहले बात एनडीए की। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के महागठबंधन से अलग होने के बाद अब एनडीए में भी दरारें दिखने लगी हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने एनडीए में शामिल रामविलास पासवान पर भाई भतीजावाद बढ़ाने का आरोप लगाया है। साथ ही खुद को बिहार में दलितों का बड़ा नेता बताया। मांझी के इस बयान के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। किस आधार पर वो राष्ट्रीय नेता अपने को करते हैं? महागठबंधन के बाद एनडीए में दरार। क्या एनडीए में नहीं है सब ठीक? अपने बेबाक बोल से सुर्खियों में रहने वाले मांझी एक बार फिर चर्चा में, क्योंकि टिकट बंटवारा के पहले केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान पर निशाना साधकर मांझी ने एनडीए के अंदर हलचल मचा दी है। जीतन मांझी अभी ट्रायल में है। क्या अर्थ है उनकी, क्या भावना है? ट्रायल का क्या मतलब है? 1980 से विधायक, मंत्री, समाजी कार्यकर्ता, इवन मुख्यमंत्री का भी कुछ दिन काम करने का मौका मिला। तो क्या ये ट्रायल पीरियड है? और अगर ये ट्रायल पीरियड है तो अपने मुंह या मिट्ठू बन करके राष्ट्रीय नेता जो अपने को कह रहे हैं, हम प्रश्न करना चाहते हैं किस आधार पर वो राष्ट्रीय नेता अपने को कहते हैं? मांझी यही नहीं रुके, उन्होंने रामविलास पासवान के पूरे राजनीतिक करियर पर भी सवाल उठा दिया। दलितों के बहाने मांझी ने खुद को रामविलास पासवान से बड़ा नेता बताया। अगर स्वजातीय की ही बात अगर कही जाए तो जिस समय मंत्रिमंडल में निर्णय लिया गया था कि महादलित में पासवान जाति अनुसार जाति नहीं आवेंगे, तो हम और छेदी पासवान जी मंत्रिमंडल में विरोध किया था और खुलकर के सामने बात आ गई थी छेदी पासवान के द्वारा। चूंकि हम मंत्रिमंडल में थे, हम नहीं कुछ बोल सकते थे। उस समय हमारे माननीय रामविलास पासवान जी और उनका दल कहां था? मांझी की प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा है ये बयान। ज्यादा सीटों के लिए दबाव बना रहे मांझी, खुद को साबित करना चाहते हैं दलितों का बड़ा नेता। मांझी की चाहत जो भी हो, लेकिन इन कड़े बयानों के बाद एलजेपी और बीजेपी की ओर से सधी हुई प्रतिक्रिया सामने आई है। मुझे नहीं पता कि उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने सारी बातें कही। मैं समझ नहीं पाया कि क्या वजह रही कि उन्होंने सारी बातें। मांझी जी के साथ हमारे व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे हैं, हमारे राजनीतिक संबंध बहुत अच्छे हैं। जैसा मैंने कहा कि उनके आने से हमारे गठबंधन को मजबूती मिली है। हमारे प्रदेश के बहुत सम्मानित नेताओं में से एक है, मुझसे बहुत बड़े हैं, मेरे लिए बहुत आदरणीय हैं। कोई मांझी जी और पासवान जी के बीच में लड़ाई नहीं है। अपनी अपनी सीट पर सबका दावा होता है। कुछ सीटों पर बीजेपी का दावा है, उसी सीट पर मांझी जी का भी दावा है, उसी सीट पे
पासवान जी का दावा है, उसी सीट पे रालोसपा का दावा है, लेकिन हम जब मिलकर बैठेंगे तो सबको हल कर लेंगे। एनडीए में टिकट का बंटवारा अभी तक हुआ नहीं है, जबकि इसे लेकर घटक दलों के नेता साथ बैठ चुके हैं। एलजेपी और आरएलएसपी, मांझी की पार्टी, हमसे ज्यादा टिकट की मांग कर रहे हैं और रामविलास पासवान खुद को बिहार में दलितों का नेता बता रहे हैं। ऐसे में मांझी के बयान के गंभीर सियासी मायने हैं। आनंद अमृतराज, जी मीडिया, पटना। और हमारे साथ पैनल में जो मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले आपको उनसे परिचय करवा दें। डॉक्टर अच्युतानंद साहब हमारे साथ हैं, बीजेपी विधायक। नवल शर्मा साहब, जेडीयू के नेता। दानिश रिजवान, हम सेकुलर पार्टी के प्रवक्ता। डॉक्टर अजय झा, विश्लेषक हमारे साथ हैं। मैं सबसे पहले दानिश रिजवान साहब आपके पास आऊँगा और हम पार्टी के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी को ये क्यों कहना पड़ता है कि रामविलास पासवान जी स्वजातीय के भी नेता नहीं बन पाए? देखिए, दलित जो बिहार के हैं, जिस समाज का वो नेतृत्व करते हैं, वो सही मायने पर हाशिए पे हैं। देश में कोई सरकार हो, चाहे कांग्रेस के नेता जगजीवन राम की हम बात कर लें, कांग्रेस के शासनकाल की बात कर लें, या फिर दलित और महादलित के बीच में डिवाइडेशन करने वाले नीतीश कुमार जी की बातचीत कर लें, या फिर रामविलास पासवान जी की बात कर लें, या लालू प्रसाद जी की बातचीत कर लें। आज भी आपके चैनल्स पर भी अक्सर हम रिपोर्ट देखते हैं कि दलित हाशिए पे हैं, तो उनका एक दर्द है कि हम सिर्फ दलितों के नाम की राजनीति ना करें। उन्होंने एक नसीहत देने की कोशिश की रामविलास पासवान जी को कि हम दलितों के नाम पे राजनीति ना करें, दलितों के नाम पर हम अपने आप परिवार को प्रमोट ना करें, हम दलितों के उत्थान के बारे में सोचें। और एक शुभ संकेत है कि कोई भी राजनेता अगर अपने समाज के उत्थान की बातचीत करता है तो एक शुभ संकेत इसको माना जाता है। रामविलास पासवान जी दलितों के नाम पर राजनीति करते हैं? जी, निश्चित तौर पे ये देखिए, तमाम राजनेता करते हैं। हम सिर्फ रामविलास पासवान जी की बात सिर्फ रामविलास जी की बात हुई है, इसलिए मैं पूछ। देखिए, उन्होंने स्पष्ट लफ्ज़ में कहा, आपने एक लाइन सुना है, उसके पहले उन्होंने ये कहा कि नीतीश कुमार जी ने भी 10 साल तक ये कहा कि हम विकास की बात करते हैं। 15 साल तक लालू प्रसाद यादव जी ने कहा, और जहानाबाद का जिक्र उन्होंने किया और ये कहा कि जहानाबाद में दलित बच्चियों के साथ बलात्कार होता है, सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है, जो बलात्कारी है वो खुलेआम घूमते हैं, और जो बलात्कारी होते हैं वो विशेष जाति के होते हैं। जी, उन्होंने स्पष्ट लफ्ज़ में कहा। वही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि उन्होंने स्पष्ट लफ्ज़ में बलात्कार को भी आप जाति के इर्द गिर्द नहीं, ये देखिए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की जो रिपोर्ट है, और रिपोर्ट में इस तरह की राजनीति कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं, रामविलास जी कर रहे हैं? जी देखिए, या आप दोनों कर रहे हैं? ये जो तमाम राजनेता हैं जो जाति की बातचीत करते हैं और उस जाति के विकास नहीं हो पाता है, ये आरोप उन तमाम नेताओं के ऊपर में है जो सिर्फ जाति की सियासत। और ये जरूरत क्यों पड़ी इस तरह के आरोप लगाने की, इस तरह की नसीहत चलिए आपके शब्दों में देने की? जी देखिए, कोई भी नेता तो जमीन में उतर के बताए कि भाई हकीकत क्या है। राजनेता सिर्फ बयानबाजी करते हैं, जाति के वोट के लिए सियासत करते हैं। रामविलास जी के साथ हैं सर, आप रामविलास पासवान जी के साथ। देखिए, यही तो जीतन राम मांझी जी की बेबाकी है कि वो स्पष्ट लफ्ज़ में तमाम बातों को करते हैं। यही बेबाकी नीतीश कुमार जी को पसंद नहीं आई और उन्होंने सत्ता से बेदखल कर दिया। बेबाकी पहले क्यों नहीं नजर आई? शुरुआती दौर से आप देख रहे हैं, अक्सर मीडिया में पहले तो नहीं कहा कभी, अक्सर मीडिया में ये बयानबाजी आती है। जीतन राम मांझी जी कोई भी बयान देते हैं तो साफ लफ्ज़ में मीडिया में आता है कि जबान फिसल गई, गलत बोल दिया, विवादित बोल दिया। लेकिन रामविलास जी को लेकर पहले इस तरह का बेबाकी क्यों नहीं सामने आई? इससे पहले भी कई बार उन्होंने बोला इस तरह की बेबाकी तो मुझे नहीं लगता है। मैंने जब वो मुख्यमंत्री सुमित जी, जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस वक्त भी उन्होंने बोला था, लोकसभा चुनाव के दरमियान। एनडीए में शामिल होने के बाद की बात मैं कह रहा हूं। देखिए, बातें, चूंकि एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि 3 तारीख को एक निजी चैनल का जो कॉन्क्लेव था उसमें पासवान जी ने इस तरह की बातें करी है, तो आपको नहीं लगता है कि दलितों के नाम पर सिर्फ सियासत होती है, दलित नेता इस तरह का काम? चूंकि मैं खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था, उसके जवाब में उन्होंने बोला है कि हाँ, दलितों की राजनीति तमाम राजनेता करते हैं। फिर इसमें सीटों का जिक्र कैसे हो गया कि वो कहते हैं कि उनके पास 0 है और 75 मांग रहे हैं, हमारे पास तो 13 है, हम कितना मांग सकते हैं? सर, ये भी सवाल पत्रकारों के थ्रू उठाया गया था और पत्रकारों ने पूछा था कि आपके पास में 13 विधायक हैं, पासवान जी के पास में एक भी विधायक नहीं है, तो वो दावेदारी कैसे कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि ये बात सही है और पत्रकारों की बात को उन्होंने कहा था। ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने। रिजवान साहब, आप भी पत्रकार रहे हैं, पत्रकार जब पूछते हैं तो जरूरी नहीं होता है कि जवाब दें। कई नेताओं के पास एक बेहतर ऑप्शन होता है नो कमेंट। जीतन राम मांझी जी के बारे में आपके चैनल्स में मैंने हमेशा देखा है ये कि वो बड़ा बेबाकी से बोलते हैं। पर देखें अच्युतानंद जी, अच्युतानंद साहब, बीजेपी इस पूरे परिस्थिति को कैसे ले रही है, कैसे देख रही है इतनी तलखी? भारतीय जनता पार्टी और अन्य दल देश के अंदर सत्ता के लिए बना, हम देश की व्यवस्था के लिए बने। सत्ता हमारा लक्ष्य नहीं, हमारा लक्ष्य है भारत माता को परम वैभव पर पहुंचाना। हम गौरवशाली परंपरा को फिर से लौटाए, वर्तमान दुर्व्यवस्था को स्वर्णिम भारत की ओर हम ले जाएं, बनाइए और लेकिन स्वर्णिम संगठित और अखंड भारत की परिकल्पना को साकार करें। लेकिन अखंड भारत बाद में, पहले आप अपना अखंड गठबंधन तो बनाइए। अखंड गठबंधन है, खंड खंड नजर आ रहा है। जब गंगा में
गंगोत्री मिलती है, उसके बाद भी गंगा गंगा रहता है। देश के नवनिर्माण के लिए, देश की एकता अखंडता के लिए, देश के गौरवशाली परंपरा मांझी के जी लिए। का रामविलास पासवान जी को लेकर ये कहना कि दलितों के वो बड़े नेता नहीं है, पासवान जी के भी नेता नहीं बन पाए, आप देखिए इस बयान से सहमति जताते हैं? राजनीति में इस प्रकार के बयानबाजी का बहुत मायने नहीं है। अच्छा, ये मायने तब है जब महागठबंधन में हो, जब आपके अंदर हो तब मायने नहीं है। सुमित झा जी, जब ये लालू सहूलियत प्रसाद वाली यादव ने राजनीति क्या क्या नीतीश जी के विषय में तो कहा, वही तो मैं कह रहा और हूं। नीतीश जी ने लालू जी के विषय मैं में उस पर क्या भी क्या आऊंगा, कहा, मैं उस पर भी आऊंगा, और उसके बाद दोनों एक साथ मिल गए। अच्युतानंद जी मैं उस पर भी आऊंगा, लेकिन यही इसी तरह के बयान अगर महागठबंधन के अंदर आते हैं तो आप तुरंत लपक लेते हैं, उस वक्त तुरंत मायने निकल जाते हैं। आज आपके अंदर ये परिस्थिति है तो कोई मायने नहीं है इस बयान के। भैया कुछ तो मायने होंगे। अपने अपने मांझी जी बहुत बड़े अपने नेता अपने हैं। स्टैंड रखने का लोकतंत्र में सब पार्टी को अपने अपने स्टैंड रखने का अधिकार है। अच्छा, मांझी जी ने जो मानव रामविलास पासवान जी के विषय में कहा वो समयोचित नहीं है, ये नहीं कहना चाहिए। लेकिन ये नहीं कहना चाहिए दानिश रिजवान साहब, ये नहीं कहना चाहिए, आपने कह दिया। देखिए, हमारे गठबंधन में, एनडीए के अंदर में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। हम कोई भी बातचीत होती है हम प्लेटफॉर्म पे रह के करते हैं, हमेशा करते आए हैं। चूंकि ये बातें मीडिया में लगातार आ रही थी, लगातार सवाल पूछे जा रहे थे मीडिया कर्मियों के द्वारा, तो आज देखिए आपके चैनल पे हमेशा कहा लेकिन जाता है आपको कि ये नहीं कहना चाहिए था, मानते हैं आप? जी नहीं, मैंने आपको क्या कहा कि जो बीजेपी भी नेता कह रहे हैं कि ये नहीं कहना चाहिए था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चूंकि एक पार्टी है और वो सिद्धांतों की हमेशा बातचीत करती है। भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो नरेंद्र सिद्धांत मोदी से जी अलग के बात हाथ कर में रहे है। हैं क्या? नहीं, वो अपने पार्टी लाइन पे बातचीत कर रहे हैं, अपने सिद्धांतों की बातचीत कर रहे हैं। हमारा स्टैंड साफ है, हम डेवलपमेंट की बातचीत कर रहे हैं। हमारा जो गठबंधन है वो सर, डेवलपमेंट की दलितों के बातचीत कर रहे नेता हैं। की बात हो रही है, विकास का है कहां है इसमें? नहीं, और आपको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। बीजेपी तो नसीहत दे रही है, इस नसीहत का आप स्वागत करेंगे, अमल करेंगे इस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बातचीत उचित फोरम पे रखा जाएगा, हम उस पर जरूर विचार करेंगे। लेकिन एक चीज जरूर है कि हम दलितों के विकास की बातचीत करते हैं। जीतन राम मांझी जी ने अपने जो 34 एजेंडे जो कैबिनेट से पास किए थे उसमें भी दलितों के उत्थान की अच्युतानंद जी, बात रामविलास पासवान जी दलितों के विकास की बात नहीं करते हैं क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्र एक जन में विश्वास करता है। हम समाज को खंड खंड में आप बांट, चलिए करते हैं, रामविलास जी करते हैं क्या? हम खंड खंड में बांट के नहीं, समाज ठीक का है सर, विचार नहीं आप करते। कीजिए ना। अब तो पूरा सुन लीजिए समझाइए। हाँ। हम खंड खंड में समाज को बांट के हम विचार नहीं करते। तो कौन बांट हम रहा है? विचार करते हैं कि हमारा सर्वांगीण समाज है, संगठित समाज हो, खंड-खंड में समर्थ बांट कौन रहा है? राष्ट्र। बांट कौन रहा है? हम संगठित होंगे तो राष्ट्र हमारा समर्थ होगा। सर, ये खंड-खंड हम में खंड खंड में बटे तो हिंदुस्तान पाकिस्तान बट कौन गया। बांट रहा है? हम कितना भागों में देश के अंदर कौन बांटेंगे? बांट रहा है? खंड-खंड दलित में, सवर्ण में, खंड-खंड में, अगला में, पिछड़ा में, सर, इस और खंड-खंड उससे में उससे क्या मार्ग निकलने वाला? कौन बांट रहा है? सही मामला है कि जो वंचित पासवान जी है, बांट रहे हैं? जो वंचित है, पासवान जी बांट रहे हैं? जो पिछड़ा मांझी जी बांट रहे हैं? कौन बांट हमारे रहा है, सर? पुरखा ने भी उसको आगे बढ़ाने का काम हाँ, किया। तो मैं वही पूछ रहा हूँ सर, आपकी गठबंधन में कौन बांट रहा है? पासवान जी बांट रहे हैं या मांझी जी बांट रहे हैं? ये हमारे गठबंधन में न मांझी जी बांट रहे हैं न पासवान जी बांट रहे बात हैं। तो वही हो रही है कि वो अपने दलितों का नेता कौन, अपने पासवान का नेता कौन? मन की व्यथा उगल रहे हैं। तो ये व्यथा आपके अंदर ही इतनी उगली जा रही है, तो आप कहते हैं कि हमारे अंदर बहुत भाई एकजुटता है, मिले से घाव मेरा नहीं बन तुम्हारा रहा है। है। कहाँ सुन सुमित रहे हैं, जी, सर? घाव नहीं बन रहा है, अपनी बात को उसको रख रहे हैं। लेकिन अब ये तो आपने देखा है कि जो यात्रा चला के नीतीश जी ने लालू जी के विषय में, जंगल राज के विषय में क्या क्या नहीं कहा। शर्मा जी, आपके पास आऊंगा सर। और लालू जी ने नीतीश जी के विषय में क्या क्या नहीं कहा। आपके हिस्से की भी चर्चा अभी बाकी है ब्रेक के उस पार, लेकिन फिलहाल आप इस हिस्से पर अपनी राय देकर कुछ चुटकी जरूर ले सकते हैं। आपके हिस्से की भी चर्चा होगी, आपके गठबंधन की और आपके परिवार की भी। न तो चुटकी लेना मेरी व्यक्तिगत फितरत है और न ही चुटकी लेना मेरी सियासत पार्टी में ली जाती न है। मेरी पार्टी के संस्कार का हिस्सा है। जो हो रहा है, बिहार की जनता बड़ी बारीकी से चीजों को देख रही है और समझ रही है। इस पूरे प्रसंग पर मैं 2-3 बातें कहूंगा, आगे चर्चा निकलेगी। तो फिलहाल मैं एक बात बताऊंगा कि एक और नीतीश कुमार को देखिए जो बिहार के विकास के लिए विजन तय करने में पसीना बहा रहे हैं। दूसरी ओर जीतन राम मांझी जी दलितों की झूठी रहनुमाई का दावा पेश करने में सारी ऊर्जा लगा रहे हैं। बिहार की जनता बड़ी क्लोजली चीजों को वॉच कर रही है। आप ही के चैनल ने रिजल्ट सुनाया कुछ दिन पहले कि बिहार के 64% लोगों की पसंद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में है। तो जनता चीजों को बड़ी बारीकी से देखती और समझती है कि कौन राजनीति कर रहा है और किसके मन में बिहार के प्रति सेवा भाव की मंशा है। इस पर हमें बहुत ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात मैं कहूंगा जिसकी व्याख्या मैं बाद में करूंगा कि मांझी जी ने जो कुछ भी किया, मेरी स्पष्ट मान्यता है कि उसके पीछे केवल और केवल बीजेपी की चाल है। अच्छा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जो जिन नई विशेषताओं को अंगीकार कर रही है उसमें 2 विशेषता शामिल है, एक ठगना और दूसरा अपमानित करना। अगर सहयोगियों के प्रति बीजेपी के रवैये को देखें
तो जिस तरह हरियाणा में हरियाणा जन कांग्रेस के कुलदीप बिश्नोई से पूछिए, खून के आंसू रो रहे हैं। शिवसेना के लोगों से पूछिए, तो रामविलास पासवान जी की बढ़ती महत्वाकांक्षा को अंकुशित करने के लिए जीतन राम मांझी जी को बीजेपी ने मोहरा बनाया है। ठीक है सर नवल जी, लेकिन हालांकि मैं उस हिस्से की चर्चा करूंगा बाद में। अपमानित आजकल मुलायम सिंह यादव जी भी महसूस कर रहे हैं। अजय झा साहब, ये तमाम परिस्थितियों को आप देख रहे हैं, तो हम जवाब देंगे ना। मैं उस पर आता हूं सर, मैं उस पर आता हूं, उस हिस्से पर आता हूं। ब्रेक के उस पार मैं आऊंगा। अजय झा साहब, मैं समझना चाहूंगा एनडीए के अंदर की परिस्थितियों को लेकर। मैं जनता परिवार महागठबंधन की बात करूंगा ब्रेक के उस पार, लेकिन एनडीए के अंदर की परिस्थितियां क्या बता रही हैं? देखिए, ये जो भी हो रहा है वो स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग हो रहा है। यहाँ पर कुछ नहीं है, वो चूँकि स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं, अलग अलग ग्रुप के लोग आए हैं। दोनों तरफ एक ही बात है, गठबंधन है और पावरफुल गठबंधन है। इधर भी रामविलास पासवान जी हैं, मांझी साहब हैं, फिर कुशवाहा साहब हैं, तो ये लोग भी मजबूत लोग हैं। और इधर भी मोदी जी के साथ, इनके नीतीश कुमार जी के साथ भी लालू जी हैं, अभी तक मुलायम सिंह जी भी थे, तो कांग्रेस है। तो वैसे में जहाँ दो तरफ दो मजबूत धड़ों में जहाँ पर लड़ाई हो रही है, जो दो मजबूत गठबंधन में जो लड़ाई हो रही है, तो वहाँ स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग दोनों जगह होने हैं। चूंकि जो मेजर पार्टी है उससे लोगों को निगोशिएट करने हैं अपने अपने पोजीशंस को और अपने अपने हिस्से की सीटों को बढ़ाने के लिए, और या कम से कम कंसोलिडेट करने के लिए। प्रेशर पॉलिटिक्स से जुड़ा है ये मांझी जी का स्टैंड हो या रामविलास पासवान जी का स्टैंड, जी प्रेशर पॉलिटिक्स है। प्रेशर पॉलिटिक्स है, मैं इसे स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग कहूंगा कि अपनी अपनी एक पोजीशनिंग कर रहे हैं कि मैं किस तरह से अपने कद को बनाए रखते हुए अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा सीट ले पाऊँ। यही चीज़ पासवान जी भी करेंगे और कर भी रहे हैं, कुशवाहा जी भी कर रहे हैं। तो अब आप देखिए, और यही स्थिति इधर भी बनी है, महागठबंधन में भी यही स्थिति बनी है। बल्कि वहाँ तो एक बात और आगे हो गई कि मुलायम सिंह जी बाहर निकल गए। मैं उस पर चर्चा करूंगा। जी हाँ, लेकिन एनडीए के अंदर की परिस्थितियों को क्या नवल जी जो कह रहे हैं, क्या ये है स्थिति? देखिए, ये स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक है। मेरा रखने के लिए मांझी जी को आगे किया जा रहा है। देखिए, चूंकि डेमोक्रेटिक फॉर्म में हम लोग हैं और सारी पार्टियां जो दोनों भी साइड में हैं वो डेमोक्रेटिक पार्टियां हैं, वो उनके अपने विचार होंगे। तो कोई ऐसा नहीं है कि भाजपा की तरफ कोई आर्मी का रेजिमेंट है खड़ा हुआ है जो एकदम बिल्कुल एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोलेगा। उसके अपने विचार रहे हैं, उधर भी उनके अपने विचार रहे हैं। अपने अपने तरीकों से लोगों ने पिछले दशकों से राजनीति की है, और जब इकट्ठे आज अचानक आकर मिल रहे हैं, चूंकि इन लोगों ने, एक बात हम लोगों को देखना पड़ेगा कि इन लोगों ने मिलकर एक पार्टी नहीं बनाई है, जो जनता दल के समय में हुआ था 1977 में। यहां गठबंधन हुआ है, और गठबंधन हुआ है इसका मतलब सभी अपने अपने अस्तित्व को बनाए रखते हुए नेगोशिएट करना चाहते हैं। नेचुरली आपने जो कहा कि प्रेशर पॉलिटिक्स, वो उस फ्रेज में भी हम कह सकते हैं कि प्रेशर पॉलिटिक्स है। लेकिन ऐसा क्यों है अच्युतानंद जी कि अमित शाह जी के साथ बैठक होती है 30 अगस्त को, बाहर निकलते हैं, सभी सुर में सुर मिलाकर कहते हैं कि बाहर कोई बयानबाजी नहीं होगी, और चंद दिनों के अंदर ही इतने तल्ख बयान? आखिर क्या बीजेपी अभी इस मसले को हल नहीं कर पा रही है? क्या ऐसा है क्या? क्योंकि 30 अगस्त को आप ही कहते हैं ना कि आगे आकर के अब कोई बयानबाजी नहीं होगी, फिर क्यों होती है इस तरह की बयानबाजी? बयानबाजी नहीं होगी, और एक दूसरे, नवल जी ने ठीक कहा, उनकी बातों का मैं समर्थन करता हूं कि बयानबाजी नहीं होगी। लेकिन एक दल नहीं, भारतीय जनता पार्टी में सब गठबंधन किए, और बिहार के परिस्थिति बना है कि कांग्रेस जो देश को लूटा है, कांग्रेस जो देश को नवल जी ये हैं सर, अजय झा साहब ने कांग्रेस, आप इनकी बात को लेकर कह रहे हैं कि इन्होंने ठीक कहा है? कांग्रेस तो नवल जी ने तो कहा है कि शायद अजय जी ने कहा है कि जो कांग्रेस तो देश को लूटा है, कांग्रेस तो देश को फिरका के आधार पर, उन्होंने ये नहीं कहा सर, प्रेशर पॉलिटिक्स की बात उन्होंने कही है। तो क्या वो ये सही कह रहे हैं? झा जी सुनिए, ये सही कह रहे हैं, आज प्रेशर पॉलिटिक्स की बात है तो करिए जी। सुन रहे हैं, कांग्रेस जिसने देश को लूटा, कांग्रेस ने जिस देश को कम्युनल आधार पर बंटवारा कर दिया, संप्रदाय का आधार, सवाल पर आइए, और अपने बीजेपी को कम्युनल कहता है। दूसरा बात उनकी जो जंगल राज का प्रणेता, नहीं सर सवाल पर आइए, अजय झा साहब ने कहा है कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, तो गठबंधन के अंदर ये प्रेशर पॉलिटिक्स आप भी मान रहे हैं? राजनीति में प्रेशर पॉलिटिक्स होता है, तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स दल के अंदर प्रेशर पॉलिटिक्स होता है। रिजवान साहब, आप प्रेशर पॉलिटिक्स आपकी पार्टी कर रही है, इसका मतलब सीधे ब्रेक पर जाऊंगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि समाज का विकास तभी होगा, देश का विकास तभी होगा, राष्ट्र का विकास तभी होगा जब दलितों का विकास होगा। उसी को ध्यान में रखते हुए दलित आरक्षण की बातचीत हुई।
देश में दलितों को आरक्षण मिला। लेकिन आप देख लीजिए, आजादी के 68 साल के बाद भी दलित कहां हैं आज? सर, दलितों उनकी रहनुमाई करनी जरूरी है, जरूरत बयान के बाद ही क्यों होने लगी? रामविलास पासवान जी के बयान के बाद क्यों होने लगी, जब उन्होंने कहा कि ट्रायल है? उससे पहले क्यों नहीं आपने कहा कि रामविलास जी नहीं है? उसके पहले भी बिहार में जब जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो आप मान ले रहे हैं, आप यानी कह रहे हैं पासवान जी को। सुन तो लेना सुमित जी, जब जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो सीधे तौर पे जीतन राम मांझी जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बताए रास्ते पर चल रहे होते हैं और सीधे तौर पे सुन ले, मेरी हमारी बात की बात कर रहा हूं मैं, वहां आता हूं मैं टाइमिंग की बात। सुमित जी, तो आज भी जीतन राम मांझी जी ने दो भी बातें कही। उनका एक दुख है, एक दर्द है कि आखिर दलित हाशिए पे क्यों है, दलित हाशिए पर क्यों ये चिंता सीट बंटवारे के वक्त ही क्यों होने लगती है? हमेशा उन्होंने कहा, ये पहली बात हमेशा नहीं कहा सर। जब वो मुख्यमंत्री थे तभी उन्होंने दलित उत्थान की बात करी थी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपने को देखना, और ये चिंता सिर्फ सीट की है या फिर वाकई दलितों की चिंता होने लगती है? और सवाल ये भी कि सेकुलरिज्म का सिद्धांत कौन चल रहा है इस सिद्धांत पर? क्योंकि नीतीश कुमार कल तक कहते कि इस सिद्धांत पर हम चल रहे हैं, लेकिन मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि बीजेपी के साथ थे आप इतने सालों तक, फिर कैसे सेकुलर हो गए? उसकी भी चर्चा ब्रेक के उस पार। एनडीए के अंदर लगी आग की हमने बात की। आग जनता परिवार के अंदर भी लगी है और इसका असर महागठबंधन पर भी पड़ता नजर आ रहा है। महागठबंधन से अलग होने के बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने कठोर बयान दिया है। उन्होंने नीतीश कुमार पर सीधे सीधे हमला बोला है और एनसीपी ने नेताजी के बयान का समर्थन किया है। आरजेडी नेता रघुवंश सिंह ने सीटों के बंटवारे पर सवाल उठाकर मामले को और गंभीर बना दिया है। जिन्होंने 12.5 साल तक बीजेपी के साथ बीजेपी की समर्थन से सरकार बनाई हो, आज वो सेकुलर हो गए। अयोध्या के लिए जिम्मेदार है सबसे बड़ी कांग्रेस, अब वो सबसे बड़े सेकुलर हो गए, बैठ गए जाके मंच पर। सियासत में गठजोड़ जब टूटता है तो उसकी गर्मी कुछ इसी तरह निकलती है। कल तक लालू नीतीश के साथ दिल मिलने का दावा था, आज नीतीश के सेकुलर होने के दम पर दमदार वार है। आप देख लीजिए बिहार में कैसी भगदड़ मची। बिहार में भगदड़ है पूरी तरह से, कौन कहाँ जाए। अब बिहार लड़ाई है बीजेपी से, लड़ाई लड़ी है बीजेपी से समाजवादी पार्टी ने। बताइए, समाजवादी पार्टी ने बीजेपी से लड़ते हुए 16 लोगों को गोली लगी, अयोध्या में वहीं शहीद हो गए और कितने घायल हुए। इतना समाजवादी पार्टी ने कष्ट झेला। तो समाजवादी पार्टी और सेकुलर नहीं है, सेकुलर वो हैं जिन्होंने बीजेपी के साथ 10 से लेके 12 साल तक सरकार चलाई बीजेपी की समर्थन से, वो आज सेकुलर बन गए। ये बात को सामने आना चाहिए, हार जीत बड़ी न जो होना हो, लेकिन जनता के बीच जाना चाहिए कि जिन्होंने 12.5 साल तक बीजेपी के साथ बीजेपी की समर्थन से सरकार बनाई हो, आज वो सेकुलर हो गए। और जो कि जितने जो है, चाहे वो 2 नेता हो चाहे 3 नेता हो, वे सब बीजेपी से, कहीं कांग्रेस से, कहीं किसी से मिलके अब लोग अयोध्या के लिए जिम्मेदार है सबसे बड़ी कांग्रेस, अब वो सबसे बड़े सेकुलर हो गए, बैठ गए जाके मंच पर और बैठा लिया मंच पर और समाजवादी पार्टी की उपेक्षा की। अब सोचिए, ये बोलना पड़ेगा हमें बिहार में जाके अच्छी तरह से, जनता के बीच सही बात आनी चाहिए। मुलायम के इस कठोर रवैये पर जेडीयू को जवाब नहीं सूझ रहा है। आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह कहते हैं चूक तो हुई है, लेकिन यहाँ भी इशारा नीतीश की ही तरफ है। में नीतीश कुमार जी भाजपा के विरुद्ध सबसे सशक्त ध्रुव के रूप में उभरे हैं और उनकी क्रेडिबिलिटी पर किसी तरह का कोई दाग नहीं। नेताजी छोड़कर जाएंगे नहीं, लेकिन चूक तो इधर से हुई है। लोग यहां बैठकर सीट बांटने लगते और नेताजी को मालूम नहीं, अखबार पढ़कर जानेंगे। इसलिए ये सभी चूक हुई है, चूक का सुधार हो जाएगा, सब मामला बन जाएगा। नेता लोग दोषी है, दूसरा कोई और करता है, इसमें और लोग अब तब सबके नाम रखने से तक खटास बढ़ेगा। हम अभी बनाने के पक्ष में हैं, बिगाड़ने के पक्ष में नहीं है। तो कहा सुनी से क्या होगा, जानत सब कोई
अरे जिसके हाथ में स्टीयरिंग है, दे दिया लोग से आप चलाओ, नेतागिरी करो, तो नेता का काम है ना सबको समेट कर ले चलने का। सब लोग नेता लोग चूक सुधार करें, गठबंधन को आपस में बैठ करके सब कुछ निर्णय करें, कोई 2 आदमी 1 आदमी बैठ कर न तय करे। महागठबंधन से अलग हुई एनसीपी समाजवादी पार्टी के सुर में सुर मिला रही है। जब ये महागठबंधन बना तो उसमें किस पार्टी को क्या शेयर मिलेगा उसकी चर्चा भी उन्होंने नहीं जाके की। वो दिल्ली आते थे तो मुलायम सिंह जी से मिलते भी नहीं थे, जैसा अखबारों में हमने पढ़ा है। तो ये तो दुखद बात है कि आप जिसको मुखिया मान रहे हैं अपने परिवार का, और उससे आप किसी भी स्टेज में उनको विश्वास में नहीं ले रहे हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं, ये तो उचित नहीं है। जाहिर है लय विलय की बातें अब पुरानी हो चुकी हैं। नीतीश पर मुलायम के कठोर रवैये ने संकेत दे दिए हैं जनता परिवार के अंदर के प्रलय के, जिसका असर महागठबंधन पर भी पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नवल शर्मा जी, सीधे अब आपसे सवाल, सेकुलर आप कैसे हो गए? सवाल ये उठ गया है आपके ऊपर, और सवाल उठाने वाले बीजेपी या विरोधी नहीं, मुलायम सिंह यादव जी हैं जो आपके अभिभावक हैं कथित तौर पर। देखिए, मुझे लगता है कि सेकुलरिज्म के बारे में हमें किसी से क्रेडेंशियल लेने की, प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद, ये हमारे 2 मूल मंतव्य हैं जो हमारी शासन कला की बुनियाद है। हमारे बिहार में इतने वर्षों का शासन यह बताने के लिए पर्याप्त है। धर्म और पंथ को देखने का हमारा रवैया, हमारा दृष्टिकोण इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि हम सेकुलर हैं, और हमें अपनी सेकुलरिज्म के लिए किसी भी अन्य व्यक्ति या अन्य दल से प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं। अभिभावक है वो, अन्य व्यक्ति हो गए। सुन लिया जाए, मैं जवाब दे रहा हूँ। आपके अभिभावक हैं, गार्जियन है वो। बिल्कुल बिल्कुल सम्मानजनक कहिए। हमारे गार्जियन है वो। और उन्होंने महागठबंधन की रहनुमाई भी की। लेकिन गार्जियन ने अपना पैर खुद पीछे खींच लिया। अमित शाह से एक छोटी मुलाकात हुई। अमित शाह जी से छोटी सी मुलाकात के बाद रामगोपाल यादव जी और बीजेपी का पूरा सुर ताल, समाजवादी पार्टी का पूरा सुर ताल बदल गया। तो यह तो जवाब देना चाहिए मुलायम सिंह यादव जी को। एक और दूसरी बात सुन लिया जाए। दूसरी बात है कि मुलायम सिंह यादव जी ने महागठबंधन से अलग होकर बीजेपी के खिलाफ लड़ने की अपनी इमेज को खुद तोड़ दिया, खुद धराशायी कर दिया। तो आप अपनी इमेज को खुद तोड़ रहे हैं और दूसरे को सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। ये कंट्राडिक्टरी आपको नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं, ये सब ठीक है, लेकिन आप लड़ किसके खिलाफ रहे हैं और लड़ किसके खिलाफ रहे थे? आप तो चले थे विलय करने, दिल मिल गए थे आपके। तो आज क्या हो गया? दीवार कहां से खड़ी हो गई सर? जी जी, हमने शुरुआत में राष्ट्रीय स्तर पर मुलायम सिंह जी समेत, लोकदल समेत सारे दलों को मिलाकर, 6 दलों को मिलाकर एक राष्ट्रीय विकल्प खड़ा करने का हमने बड़ा ईमानदार प्रयास किया था। बिहार में बीजेपी के खिलाफ जनता दल यू, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस का एक सशक्त मोर्चा तैयार हो चुका है, और बीजेपी को हम आसानी से पटकनी देने जा रहे हैं। अब अगर इस मोर्चाबंदी से मुलायम सिंह यादव एब्सटेन करते हैं, अपना कदम पीछे खींचते हैं, तो उनकी विश्वसनीयता सवालों के घेरे में है। जिस सेकुलरिज्म का दावा वो कर रहे हैं, उस सेकुलरिज्म पर जो मैसेज जाना था, वो मैसेज आम जनता के बीच में जा चुका है। हमें अलग से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। सेकुलर ताकतों को एकजुट करने की बात हो रही थी, आज आपके सेकुलरिज्म पर ही सवाल उठ रहे हैं। सुमित जी, इन्होंने, नवल जी ने एक बड़ा महत्वपूर्ण बात बोला कि हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ सर्टिफिकेट बांटना जानते हैं। जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ चली गई वो सांप्रदायिक हो जाती है, जो इनके साथ आ जाए वो ठीक ठाक होती है। दूसरा, इन्होंने एक महत्वपूर्ण बात बोला कि मुलायम सिंह जी पीछे हट गए। देखिए, उसके पीछे की एक कहानी है। पटना में स्वाभिमान के नाम पर इन लोगों ने एक रैली करी थी। रैली चूंकि फ्लॉप हुई, और उसके बाद जो उनके प्रतिनिधि आए थे उन्होंने जाकर रिपोर्ट करी कि जनता के बीच में अब इनकी विश्वसनीयता खत्म हो गई है। 2017 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं। डेथ वारंट पे सिग्नेचर मत करिए नेताजी, नहीं तो बर्बाद हो जाइएगा। बिहार तो जा ही रहा है, उत्तर प्रदेश से भी कुर्सी खिसक जाएगी। और एक डर पैदा हो गया, क्योंकि देखिए, जो जनमानस है बिहार का, वो समझ चुका है कि जंगल राज के नेता अब के हाथ में बिहार को नीतीश कुमार जी ने सौंप दिया है। डर ये था या डर कुछ और था?
नहीं, डर कहीं से, देखिए अमित शाह जी से मुलाकात के बाद कुछ डर निकला है। अमित शाह जी से मुलाकात की बातचीत है, मिलने तो नीतीश कुमार जी भी एयरपोर्ट पे जाते हैं नरेंद्र मोदी जी से। नहीं, तो नरेंद्र क्या मोदी जी से जाते हैं, अमित शाह जी से तो नहीं। क्या नहीं, आप देखिए एक चीज है और आप समाजवादी पार्टी का बचाव क्यों कर रहे हैं सर? आप नहीं, देखिए बचाव समाजवादी पार्टी का मैं नहीं कर रहा हूं, बचाव इसलिए कर रहा हूं कि यादव के नेता है, इस क्षेत्र के सबसे बुजुर्ग नेता हैं। मुलायम जी का हम भी बहुत इज्जत करते हैं, देश के तमाम राजनीतिक घराने मुलायम सिंह जी का इज्जत करते हैं, और जिस तरीके से उनको जलील किया जा रहा है बिहार में, जिस तरीके से उनको माला पहनाकर उनका माला छीन लिया गया, देखिए इससे पहले भी अच्युतानंद जी, बीजेपी का इस पूरे में आपने एक आरोप लगाया है कि बीजेपी से मिलकर समाजवादी पार्टी ने ये अपना स्टैंड वापस लिया है, अपना जो कदम वापस लिया है। बीजेपी का इसमें क्या रोल है? बीजेपी का क्या रोल होगा? जब ये समाजवादी लोग समाजवादी कोई न ये सेकुलर हैं न समाजवादी हैं, ये जब जरूरत पड़ता है, जब देश में 1975 में आपातकालीन स्थिति लागू हुआ, सारे देश के नेता लोग, ना जयप्रकाश नारायण और चंद्रशेखर जैसे लोग, वाजपेयी जी और अडवाणी जी जैसे लोग जेल के अंदर बंद कर दिए गए। उस समय भारतीय जनसंघ, जो इस देश में कांग्रेस के तुष्टिकरण की नीति, कम्युनल नीति, देश के बंटवारा और कश्मीर के इशू पर हमारा भारतीय जनसंघ पैदा हुआ था। हमने हमारे नेता माननीय अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने भारतीय जनसंघ को, नहीं, आप बीजेपी के खेल पर आई ना, भारतीय जनसंघ को जनता पार्टी में मिला दिया, और देश के लिए खून और पसीना से हजारों लाखों कार्यकर्ता। अमित शाह जी से मुलाकात को लेकर सवाल खड़े हुए सर, देश के लिए ब्रेक पर जाना है, हमने देश के लिए उसको कर दिया। ठीक है, वो इतिहास की बात है सर। अमित शाह जी से मुलाकात को लेकर सवाल खड़े हैं सर, ब्रेक पर जाना। हाँ, हमारे समर्थन से मुलायम सिंह हिंदू उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, हमारे अभी भी कुछ समर्थन है क्या? और जननायक कर्पूरी ठाकुर हम बिहार के मुख्यमंत्री बने, और हमसे ठीक है। मैं शायद आपकी आवाज में कुछ तकनीकी खराबी आ रही है, आपकी आवाज शायद नहीं आ पा रही है अच्युतानंद जी। मैं अजय झा साहब रिएक्शन इस पर, महागठबंधन पर, उसके बाद मैं आऊंगा, ब्रेक लूंगा। ठीक है, जल्दी से रिएक्शन सर, ब्रेक पर जाऊंगा। महागठबंधन, मैं आता हूं सर, अजय झा साहब। महागठबंधन में समाजवादी पार्टी के नेता अगर आज कहते हैं सेकुलरिज्म के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं, तो ये किस दिशा में? देखिए, इतिहास गवाह है कि जनता परिवार टूटने का ज्यादा रिकॉर्ड बनाता रहा है। मुझे लगता है कि हम मुलायम सिंह जी दोषी नहीं हैं। जिस तरह से उन्हें ट्रीटमेंट इन लोगों ने दिया है, कोई भी जिसके पास थोड़ा भी सम्मान है वो उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। चूंकि जब आप गठबंधन करते हैं इस तरह के, तो एक दूसरे के को सम्मान देना भी आपका फर्ज बनता है। अगर आपने सीटों का बंटवारा किया, और वो भी जैसा कि अभी इसी चैनल पर हम लोग सुन रहे हैं कि उन्हें इसका पता भी नहीं था, वो अखबारों में देख रहे थे, तो निश्चित तौर पर कोई भी आदमी इसे स्वीकार नहीं करेगा। और वो भी तब कहते हुए अपमान किया आपने। नवल शर्मा जी, जल्दी से रिएक्शन। देखिए, जल्दी से रिएक्शन कैसे? आप इतना सवाल पूछवाइएगा और 2 मिनट में बोलेगा जल्दी से रिएक्शन। ब्रेक लूंगा मैं, ब्रेक लूंगा, या तो ब्रेक के उस पार आप आ जाइए। ठीक है, ब्रेक के बाद ही हम बोलेंगे। ब्रेक के उस पार रिएक्शन दीजिएगा आप तसल्ली से। एक छोटा सा ब्रेक, क्योंकि जवाब ढूंढने में वक्त लगता है। सबसे पहले हम तो चिंगारी इधर भी है, चिंगारी उधर भी है, आग इधर भी है, आग उधर भी है, लेकिन नजरें दोनों एक दूसरे की आग पर लगाए हुए हैं। नवल शर्मा जी, मैं सीधे आपके अंदर की चिंगारी जो लगी हुई है और जो अब बाहर हो चुकी है समाजवादी पार्टी, लेकिन फिर भी सवाल तो उठते हैं, परसेप्शन तो बनता है कि आप कल तक दिल मिलने का दावा कर रहे थे, आज अभिभावक को अपमानित कर रहे हैं। देखिए, मैं 2-3 बातें कहना चाहूँगा। बड़ी देर से सबकी बातों को धैर्यपूर्वक सुन रहा था। एक बात दानिश साहब के लिए, इन्होंने बताया कि इन लोगों ने मुलायम सिंह यादव जी का अपमान वैसे ही किया जैसे इन्होंने जीतन राम मांझी जी का किया। जीतन राम मांझी जी, नीतीश कुमार जी ने गुमनामी के अंधेरे से उठाकर मांझी जी को राज्य की गद्दी पर बिठाया, और जीतन राम मांझी जी ने जो किया उसे केवल विश्वासघात की संज्ञा दी जा सकती है और कुछ नहीं। बाकी आप इसे जिस रूप में इसकी व्याख्या करना चाहें आप करने के लिए स्वतंत्र हैं, मर्जी आपकी। दूसरी बात, नहीं, आपकी बात को मैं काटा नहीं, मेरी बात को कोई नहीं काटेगा, मैं किसी की बात को नहीं काटता। मांझी जी ने दूसरी बात मैं यह बता दूं कि मांझी जी का अपमान आपको दिखाई दे रहा है, और जिस बीजेपी ने आपको 420 कहा उसके साथ आप हैं। जिस बीजेपी ने कहा, जिस बीजेपी ने कहा, स्किप कर रहे हैं, एक सेकंड, एक बात स्किप कर। आप मान लिए हमने कि मांझी जी
ने विश्वासघात किया, मान लिया आपकी बात। दूसरी बात पर आई सर, मुलायम सिंह यादव ने अरे विश्वासघात आ किया तो रहे हैं, आक्रमण कई सारे करवाएंगे, नहीं, तो आइए जवाब भी सर, तो लेने जल्दी पड़ेंगे से। ना आपको। मुलायम जी ने विश्वासघात अगर किया आप इतना था। कम समय दीजिएगा तब तो मेरे आने का कोई तुक ही सर नहीं है। मुझे बताइए, मुलायम एक जी गठबंधन के दो सर, सहयोगी सवाल इतना पर आइए समय ना। दे रहे हैं और हम अकेले हैं, तो आप हमको समय ही नहीं दे इतना रहे हैं। समय क्या तो होता फिर है आप सर? बोल लीजिए, हम चुपचाप बैठ मुलायम जाते जी हैं, ने क्या दिक्कत है? सर सवालों का जवाब दीजिए ना। हाँ, मुलायम जी ने क्या मैं वहीं पर आ विश्वासघात रहा किया? था। मैं वहीं पर आ रहा था। आइए देखिए, जल्दी से। मुलायम सिंह यादव जी कल तक समाजवादी सेकुलर मोर्चे की रहनुमाई कर रहे थे, आज मुलायम सिंह जी पीछे हटे। अगर मुलायम सिंह जी के पार्टी आपके के कारण हटे? नहीं, मेरे कारण कहाँ? वो कह रहे हैं कि सुन आपकी लिया जाए ना, उपेक्षा सुन लिया जाए, आपने उपेक्षा की। सुन लिया जाए, सवाल पूछ लिया और सवाल को हम समझ भी गए, हाँ। इसलिए धैर्यपूर्वक सुनिए। मुलायम सिंह जी कल तक स्वाभिमान रैली में शिवपाल सिंह यादव जी मंच शेयर कर रहे थे और जिस रैली को फ्लॉप बता रहे थे, उसी रैली की सफलता ने तो बीजेपी को कंफ्यूज कर दिया। उसी रैली से तो ये लोग मति भ्रम के शिकार हो गए। तीसरी बात है, मुलायम जी भी सुन मति लिया भ्रम के जाए, शिकार हुए हैं सुनिए क्या? ना, शिवपाल सिंह यादव उसी मंच पर थे, तो उस समय तक सब कुछ ठीक ठाक था। जैसे ही अमित शाह जी से मिलकर निकलते हैं, उनकी रणनीति बदल जाती है। तो इसका जवाब, अंदरूनी जवाब तो बीजेपी के नेता देंगे या मुलायम सिंह यादव देंगे। और तीसरा महत्वपूर्ण आज पहलू भी क्यों कह रहे हैं कि वो मान जाएंगे, अभिभावक हैं, दिल मिले हैं, सब कुछ तो खत्म हो गया ना? मैं बता रहा हूं, इसका मतलब सब कुछ मैं खत्म हो बता गया। रहा हूं। अरे हमारी अभी भी इच्छा है कि मुलायम सिंह यादव ऐसी कोई ऐतिहासिक गलती ना करें जिससे खुद उन्हें भी घाटा हो, क्योंकि 2017 में उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने वाले हैं। दूसरी बात है कि पिछले 2010 के विधानसभा चुनाव में कह रहे हैं कि आपने चूक की है, गलती आपने की है। वही तो मैं बता रहा हूं ना, गलती मुलायम जी ने वही नहीं मैं की, बता आपने रहा की हूं है। कि 2010 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 0.55% वोट मिला था। उसकी तुलना में उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए नीतीश जी और लालू जी ने मिलकर उनके लिए जो सीट दिया, वह सीट उस आंकड़े से कहीं ज्यादा था। लेकिन सर, नाराजगी के बाद 5 सीट देने की बात, फिर भी हमारे नेता ने कहा कि सारी जानकारी आपने नहीं दी, आपने बांट लिया, उसके बाद जानकारी दी। फिर भी नीतीश कुमार जी ने कहा, लालू जी ने कहा कि सारी सीटें उन्हीं की हैं, वो चाहे तो सारी सीटें ले लें। चलिए, हम हमारी जल्दी से, ठीक है, एक सेकंड, हम रिएक्शन अब नहीं लेंगे, रैपिड फायर में हम आते हैं। और 3 सवाल आज, क्योंकि दोनों का मसला है तो दोनों एक दूसरे से 3 सवाल कर रहे हैं। 3 सवाल नवल शर्मा जी आप इन दोनों से करना चाहें सबसे पहले, और इसमें मैं चाहूंगा कि सवाल का जवाब काउंटर में फिर ना हो, जल्दी से सर जी। पहला मेरा पहला सवाल यह है, मेरा पहला सवाल हम पार्टी के प्रवक्ता से, कि जो बीजेपी विचार और कर्म से दलितों का विरोधी रही है, आप उस पार्टी के साथ हैं और बीजेपी के साथ रहकर जिस पार्टी में दलितों के प्रति ऐसा विश्वास है, जो पार्टी अंबेडकर के संविधान को बदलने की बात कहती है, आप दलित हितों की रहनुमाई का झूठा दावा करके बिहार की जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। ये क्या नहीं लगता है आपको? ये सबसे बड़ा अपराध है। दानिश साहब, जल्दी से सवाल, पहला सवाल जवाब देना है या सवाल पूछना है? जवाब। देखिए, दलितों की अपेक्षा की जहां तक बातचीत हुई है, भारतीय जनता पार्टी के साथ हम डेवलपमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, हम विकास की बात कर रहे हैं। जिस तरीके से बिहार में जंगल राज है, भ्रष्ट कांग्रेस के सहारे नीतीश कुमार जी शासन चला रहे हैं, और देश को उन्होंने हमेशा कहा है कि जब जब कांग्रेस आती है तब तो भ्रष्टाचार आती है, कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। अब जाति की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जाति कहां से आ गई? हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। सर, दूसरा सवाल यह कि ये विकास की बात कर रहे हैं। मैं बिहार की जनता देख रही है, मांझी जी के 9 महीने के शासनकाल में जनता तय करे कि मांझी जी का कार्यकाल किस बात के लिए याद किया जाएगा, विकास के लिए या जातिवादी बयानों के लिए? किसके लिए याद किया जाएगा? मांझी जी का एक भी उदाहरण विकास का बता तो सुन तो लीजिए ना। मांझी जी का कार्यकाल वो तमाम शिक्षक जानते हैं जिनके घर में आज रोटियां बनती है, तो उस उम्मीद के साथ बनती थी कि कभी तो परमानेंट होंगे। उन शिक्षकों को उन्होंने परमानेंट कर दिया। टोला से वो वेतन की बातचीत करी, जो कब्रिस्तान की घेरेबंदी की बातचीत, जो 34 एजेंडे थे, उसके लिए बिहार के इतिहास में अक्षरों में लिखा जाएगा। तीसरा और अंतिम सवाल है कि आज मांझी जी का बयान आया है कि बिहार में खास जाति के लोग बलात्कार करते हैं। आप उस जाति का नाम बताइए। और इस तरह की, एक सेकंड, मेरा सवाल खत्म नहीं हुआ है। और इस तरह की जातिवादी घृणित राजनीति का क्या मतलब है बिहार में? और अगर उस जाति का नाम आप बताएंगे, मैं चैलेंज करता हूं कि आप उस जाति का नाम बताइए, कौन सी ऐसी बिहार की जाति है? और अगर है, नहीं, दूसरी बात है, सवाल तो आप बोलते हैं कि बिहार के सारे सवर्ण विदेशी हैं। ठीक है। क्या बिहार के सवर्ण विदेशी हैं? ठीक है सर। तो बिहार के सारे सवर्ण बीजेपी का झोला उठाएंगे? वक्त कम है, जल्दी से। हाँ, बिहार सरकार की रिपोर्ट है, उस जाति के बारे में बिहार सरकार की रिपोर्ट है, और वो सरकार में खुद शामिल है। आपकी सरकार है, जवाब सुन तो लीजिए ना नवल जी, जवाब तो लीजिए ना। अच्युतानंद जी, आप 3 सवाल पूछिए जल्दी से। आप 3 सवाल, आपकी सरकार है, बलात्कार करवाते हैं बच्चों के साथ, बलात्कार पर ये तमाम ऐसे बयान आपको बताना चाहिए ना। आपकी सरकार है, आप बताइए ना। रिपोर्ट आपकी सरकार
एक सेकंड जाति नवल जी मत कीजिए। नवल जी अगर नैतिक बल है तो नहीं बताइए। नवल जी एक सेकंड 3 सवाल। नहीं, नैतिक बल है तो ना नहीं, ठीक है बताइए। सर 3 सवाल नैतिक बल है वो तो नहीं ना बताना बताइए। सर, नहीं बताना सर। मेरी चुनौती है नवल कि शर्मा जी नैतिक बल है तो ना हो गया हो गया। 3 सवाल आप सर ये जल्दी से। जातिवादी राजनीति की प्रक्रिया है। नवल जी ने बोला जल्दी भारतीय से सर। जनता पार्टी दलित विरोधी है, हाँ और नवल जी जब भारतीय जनता पार्टी मैं क्लोजिंग करूंगा जल्दी से आप 3 सवाल भारतीय जनता पार्टी जब दलित विरोधी है तो आपने 17 साल तक उसके साथ समझौता करके और बिहार का मुख्यमंत्री और भारत सरकार का रेल मंत्री बन के काम किया। क्यों काम किया? जी, आपने अगर नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया, आपने नहीं बनाया क्योंकि आपके पास नीतीश कुमार के अलावा कल भी कोई विकल्प नहीं था और आज भी नीतीश कुमार जैसा कोई विकल्प आपके पास नहीं है, इसलिए आपने नेता के नाम की घोषणा अभी तक नहीं की। और दूसरी बात है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर आपसे नहीं पूछा जा रहा है, आप एक सेकंड। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर आपके साथ हम आए थे, जैसे ही आपने उल्लंघन किया हमने आपका साथ छोड़ दिया क्योंकि हमें लगा कि अब आप दंगा कराइएगा, समाज में फसाद पैदा कीजिएगा, इसलिए हमने आपका साथ छोड़ दिया। दूसरा सवाल जल्दी। इन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी विश्वासघात की राजनीति करता है, तो भारतीय जनता पार्टी से इन्होंने गठबंधन किए। क्यों किया गठबंधन करके? ये जॉर्ज फर्नांडिस के साथ इन्होंने दूसरे पहलू पर जा रहे हैं हम। नहीं जी, दूसरा जॉर्ज फर्नांडिस के साथ क्लोज कर रहा हूं सर। भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन मजबूरी है मेरी, सारे मजबूरी है। 11 करोड़ जनता के साथ विश्वासघात क्यों मजबूरी है मेरी। अजय झा साहब मैं फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगा, फाइनल कमेंट चाहूंगा। मजबूरी है सर अच्युतन जी, फाइनल कमेंट चाहूंगा सर, फाइनल कमेंट। ठीक है नवल शर्मा जी हो गया सर। विश्वासघात पर आप हमसे क्या पूछिए? जिसके खिलाफ अजय झा साहब सर, दानिश ऐसा है कि जल्दी से। हरेंद्र पांड्या की विधवा बेचारी सर नवल शर्मा जी, आप हरेंद्र पांड्या के नवल शर्मा जी एक सेकंड सर, नवल शर्मा जी सर हो गया। नवल शर्मा जी एक सेकंड। अच्युतन देखिए जवाब सुनने की हिम्मत रखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जवाब सुनने की हिम्मत रखिए सर। नवल शर्मा जी देश के भ्रष्टाचार के आगोश में चलेंगे। देखिए मैं भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन किया। मैं क्लोज कर रहा हूं फिलहाल यहीं पर। मैं एक सेकंड नवल एक सेकंड सर, एक सेकंड चलिए माफ कीजिए अजय झा साहब, एक सेकंड सर। एक बात कहूं, किसके दामन में कितने दाग है वो जनता जानती है। फिलहाल सर अजय झा साहब माफी चाहता हूं, शुक्रिया, नमस्कार।